हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पार्ट 3 तक अपवर्तन के नियम को देख चुके हैं। तो अपवर्तन में दो नियम हैं। पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात समतलीय होते हैं। दूसरा हमने ये देखा था कि आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में एक सघन माध्यम है और इसके इधर एक विरल माध्यम है, और यह प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब यह प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब हो गया और अभिलंब से दूर की ओर मुड़ गई। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण गई तो अभिलंब से दूर मुड़ गई। तो अब ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण आर। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। ठीक है, और इसे ही हम स्नेल के नियम से जानते हैं, इसे स्नेल का नियम भी हम कहते हैं। ठीक है, अब हमने बात किया था कि अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, या इसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल c हो, यदि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल क्या हो? c हो, तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल vm हो, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? म्यू m, म्यू यानी कि अपवर्तनांक, m यानी कि मीडियम का, तो c बटा vm। तो यहाँ पे vm को ऊपर ला दिया गया है, तो vm बराबर क्या हो गया? c बटा म्यू m। तो यहाँ पे एक अपवर्तनांक और माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच के रिलेशन को दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर किया जाए तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो म्यू डब्ल्यू यानी जल का अपवर्तनांक c बटा वी डब्ल्यू। यहाँ कांच है तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच का अपवर्तनांक निकालना हो म्यू जी, तो क्या हो जाएगा? c बटा वी जी। और हीरा में प्रकाश की चाल 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल c और नीचे उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हर जगह वही है, लेकिन बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो 4/3 आया। फिर यहाँ पे सॉल्व किया तो 1.5 और यहाँ सॉल्व किया तो 2.4। तो ये हो गया जल का अपवर्तनांक 4/3 यानी कि 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक 2.4। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह दो स्पीड का रेशियो है, तो यूनिट सेम होगा इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जल का जो अपवर्तनांक है वह 1.33, कांच का जो अपवर्तनांक है 1.5 और हीरा का जो अपवर्तनांक है वो 2.4। आपसे पूछा जाए कि इन तीनों माध्यम में अपवर्तनांक किसका ज्यादा है, तो सामने दिख रहा है 2.4। तो यहाँ पे हीरा का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो अधिक है। ठीक है, उससे कम कांच का है, उससे कम जल का है। अब थोड़ा सा एक चीज गौर कीजिए, जो प्रकाश की चाल है, जल में प्रकाश की चाल अधिक है, कांच में प्रकाश की चाल कम है और हीरा में प्रकाश की चाल और भी कम है। गौर से देखिए, 2.25 × 10⁸, 2 × 10⁸ और 1.25 × 10⁸। तो इधर से देखिए, जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं तो प्रकाश की चाल माध्यम में क्या हो रहा है? घटते जा रही है। और हमने पढ़ा था कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हीरा जो है वो सघन माध्यम हो गया क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम है। कांच जो है विरल माध्यम हो गया क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक है। तो ये विरल हो गया और ये सघन हो गया। लेकिन इन दोनों में तुलना करें, जल और कांच में, तो जल में प्रकाश किरण की चाल कांच से भी अधिक है, तो ये विरल हो गया और ये सघन हो गया। मतलब कांच जो है वह जल के सापेक्ष में सघन है और हीरा के सापेक्ष में विरल है। तो गौर कीजिए, एक ही माध्यम विरल भी हो सकता है और सघन भी हो सकता है। मतलब कांच में जो प्रकाश किरण की चाल है, किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण की चाल जो है उससे अधिक है तो ये विरल हो जाएगा, या उससे अगर कम है तो यही सघन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हीरा सघन है और जो माध्यम सघन है उसका अपवर्तनांक अधिक है 2.4। कांच हीरा के सापेक्ष में विरल है क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक है हीरा के सापेक्ष में। तो अगर प्रकाश की चाल अधिक है तो इसका अपवर्तनांक देखिए कम है। तो विरल, इन दोनों में अगर तुलना करें तो ये सघन है, ये विरल है, तो सघन का अपवर्तनांक ज्यादा है और विरल का अपवर्तनांक कम है। फिर अगर इन दोनों में तुलना करें तो प्रकाश किरण की चाल जल में अधिक है और कांच में कम है, तो कांच में कम है तो ये सघन माध्यम, और इसमें प्रकाश किरण की चाल अधिक है तो विरल माध्यम। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम है 1.33 और ये जो सघन माध्यम है इसके सापेक्ष में इसका अपवर्तनांक 1.5 यानी कि अधिक है। तो हम यहाँ से दो निष्कर्ष निकालते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो निष्कर्ष क्या है देखिए। पहला निष्कर्ष है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। गौर से सुनिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। तो प्रकाश की चाल अधिक होने का मतलब क्या है? विरल माध्यम होना, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? कम। जिस माध्यम में, दूसरा निष्कर्ष ये है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन होगा और उस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, अर्थात सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह माध्यम प्रकाशतः सघन होता है। देखिए, अब अपवर्तनांक और सघन दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेट किया जा रहा है। माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा तो सघन, और माध्यम का अपवर्तनांक कम तो क्या हो जाएगा? विरल। तो ये ध्यान रखना है। अब हमको ये समझ में आ गया कि जिस माध्यम में प्रकाश किरण की चाल कम होती है वो सघन होता है, और प्रकाश किरण की चाल कम होती है तो उसका जो अपवर्तनांक होता है उस माध्यम का अधिक हो जाता है। ठीक है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है आपेक्षिक अपवर्तनांक। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जिसको हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए अब हमसे कहा गया कि यहाँ पे इधर माध्यम 1 है और इधर माध्यम 2 है। ठीक है। अब यहाँ पे माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश किरण जा रही है। ठीक है। और ये आपतित किरण हो गया और यहाँ पे ये अभिलंब हो गया। ठीक है। अब अगर प्रकाश किरण को अभिलंब की ओर मोड़ दिया जाए, अभिलंब की तरफ मोड़ दिया जाए, तो अब बताइए कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गई है तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई है, तो ये क्या हो जाएगा? सघन, और ये क्या हो जाएगा? विरल। ठीक है। तो किरण आरेख को देख करके हमें समझ जाना है कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कि फिर से इधर एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है μ1, इधर एक माध्यम 1 है जिसका अपवर्तनांक है μ1, और इसका इधर एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है μ2, और एक प्रकाश किरण μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है। अब हो ये रहा है कि यह प्रकाश किरण कुछ ऐसे विचलित हो गई, तो आप देख पा रहे हैं कि ये अभिलंब है और यह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर की ओर मुड़ रही है। ठीक है। तो आप बताइए कौन सा सघन और कौन सा विरल?
तो ये क्या हो जाएगा, सघन, और ये क्या हो जाएगा, विरल, क्योंकि हमको पता है जब प्रकाश से किरण सघन से विरल में जाती है तब अविलंब से दूर की ओर भागती है, क्योंकि ये तो ऐसे जा रही थी, इसकी दिशा तो ये थी, तो ये इस दिशा में गई नहीं, तो अविलंब की ओर मुड़ी नहीं, अविलंब से दूर, तो ये सघन हो जाएगा और ये विरल। अब जब हम जानते हैं कि सघन माध्यम हो गया, ये विरल हो गया, तो हमसे पूछा जाए कि μ1 और μ2 ये जो दोनों अपवर्तनांक है दोनों माध्यम का, इसमें कौन अधिक है और कौन कम है। ठीक है, तो आप सोचिए कि μ1 ज्यादा होगा या μ2 ज्यादा होगा। मेरे अनुसार μ1 अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ये सघन माध्यम है और सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है और जो विरल माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका अगर मान लीजिए माध्यम 1 का अपवर्तनांक μ1 है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक μ2 है, तो बताइए कि यहाँ μ1 और μ2 में कौन अधिक होगा, तो μ2 अधिक हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सघन माध्यम है और ये क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो किरण आरेख को देख करके कि अविलंब की ओर मुड़ रही है या अविलंब से दूर की ओर मुड़ रही है, ठीक है, हम ये बता सकते हैं कि कौन सघन है कौन सा विरल है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक प्रकाश किरण यहाँ माध्यम 1 से, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है और ये माध्यम 3 है। ठीक है, एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है और ये कुछ ऐसे विचलित हो गई। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने अविलंब खींचा नॉर्मल, और ये जो प्रकाश किरण है, ये जो प्रकाश किरण है यहां से ये ऐसे विचलित हो गई। देखिए, तो यहाँ पे प्रकाश किरण जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है तो अविलंब की ओर मुड़ रही है। जब माध्यम 2 से माध्यम 3 में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है तो अविलंब से दूर की ओर भाग रही है। तो ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। और यहाँ से प्रकाश किरण जब माध्यम 2 से 3 में जा रही है तो अविलंब से दूर की ओर मुड़ रही है, ये अविलंब है, तो हम कह सकते हैं कि ये सघन है और ये क्या हो जाएगा, फिर से विरल माध्यम, क्योंकि जब सघन से विरल में प्रवेश करती है प्रकाश किरण तब जो है वह अविलंब से दूर की ओर मुड़ती है। तो एक तो किरण आरेख के नियम को देख करके हम बता सकते हैं, ठीक है, कि जो है सो कि कौन विरल है और कौन सघन है। और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक को भी आपस में रिलेट कर सकते हैं कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। ठीक है, ओके। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आपेक्षिक अपवर्तनांक की, तो ये क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि इस विषय में हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि μ2 यदि लिखा हो तो ये हो जाएगा μ2 बटा μ1। ये किसी माध्यम 1 का अपवर्तनांक है, ये किसी माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, और ये दो माध्यमों का जो अपवर्तनांक है उनका जो रेशियो होगा, जो ये μ2 1 से हम लोग दर्शा रहे हैं, इसको हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, या शॉर्टकट में हम लोग RRI लिखते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प करेंगे, उसे हमें देखना है। ठीक है, जैसे μ2 1 यदि मैं लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, μ2 बटा μ1। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा लिखता हूं μ1 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, μ1 बाई μ2, 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक और यहाँ 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 एवं
समीकरण 2 को गुणा करने पर यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं कि अपेक्षिक अपवर्तनांक से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे μ21 गुणे μ12, ठीक है, तो इधर हमने गुना कर दिया, अब इसको भी गुना करिए तो क्या हो जाएगा μ2 बटा μ1 गुणे μ1 बटा μ2। तो गौर कीजिए क्या हो जाएगा कि μ2 से μ2 कैंसिल हो जाएगा और μ1 से μ1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आ जाएगा μ21 गुने μ12 इज इक्वल 1, ऐसा कुछ आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमको मैसेज देता है, क्या, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक का गुणनफल 1 होता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम लोग चाहें कि इसे मान लीजिए म्यू जी डब्ल्यू मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक, गुणे इसी को उल्टा कर देते हैं म्यू डब्ल्यू जी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो 1 होगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया म्यू डब्ल्यू जी इज इक्वल 3/5, मान लीजिए दे दिया गया, तो ये क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हमसे पूछ दिया जाए म्यू जी डब्ल्यू बताइए, क्या बताइए, म्यू जी डब्ल्यू, ये तो हमको अगर ये ज्ञात करना हो कि जैसे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हमको कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो पता है, और हम ये भी अब जानते हैं कि जल का अपवर्तनांक जो कांच के सापेक्ष है और कांच का अपवर्तनांक जो जल के सापेक्ष होगा, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1। ये 2 मीडियम के लिए लागू हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि म्यू डब्ल्यू जी का जो वैल्यू है यहाँ पे रख देते हैं हम लोग कितना, 3/5 गुने म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल 1। अब ये भाग में उधर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल 5/3। तो समझिए इस बात को कि यदि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमको पता हो, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इस इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि μ21 गुने μ21 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1। ये यहीं तक सीमित नहीं होता, ये और भी आगे बढ़ता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक गुने माध्यम 2 के सापेक्ष 3 का अपवर्तनांक और माध्यम 3 ऐसा भी संभव है कि माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 3 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष 3 का अपवर्तनांक का गुणनफल 1, ये भी संभव है। जैसे इसको ऐसे पढ़ेंगे, μ12 गुणे μ23 इंटू μ31 इज इक्वल टू 1। आपको भी लिखने आ जाएगा और समझ भी जाएंगे, μ12 μ23 μ34 μ41। आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 मीडियम, 3 मीडियम, 4 मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक है उसका गुणनफल आप 1 करके दिखा सकते हैं। आप चाहे तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे μ12 का मतलब क्या हो गया, सोचिए, μ12 का मतलब हो गया μ1 बाई μ2 गुणे μ23 का मतलब कितना हो गया, μ2 बाई μ3 हो गया, गुणे μ34 का मतलब μ3 बाई μ4 और गुणे μ41 का मतलब क्या हो गया, μ4 बाई μ1। अब देखिए ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, μ2 कैंसिल हो जाएगा, μ3 कैंसिल हो जाएगा, μ4 और μ1 से यहाँ μ1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 1। अब थोड़ा सा स्नेल के नियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक से हम लोग रिलेट करते हैं। स्नेल का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए कि
इधर मीडियम 1 है और इधर मीडियम 2 है। मीडियम 1 का अपवर्तनांक μ1 और मीडियम 2 का अपवर्तनांक μ2। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये विरल है और ये क्या है, सघन है। और एक प्रकाश किरण ऐसे यहाँ पे आपतित हो गई इस बिंदु पर, तो यहाँ पे हम अभिलंब खींच दे रहे हैं, नॉर्मल। और पता है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो सीधे न जाकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर विचलित हो जाती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण I और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण R कहते हैं। ठीक है, तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल के नियम से साइन I बटा साइन R जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या यानी साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन R का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ये चेंज नहीं करता है। अब ये जो कांस्टेंट होता है ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है, जो कांस्टेंट है ये होता है μ21, मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब μ21 का मतलब आप जानते हैं होता है μ2/μ1, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो साइन I बटा साइन R का जो वैल्यू, ये जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, वो कितना होगा? तो जो μ2 बटा μ1 होगा, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तित होके जा रही है उसका अपवर्तनांक बटा जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक के बराबर होता है। जैसे इसी को अगर हम ऐसे समझे कि मान लीजिए फिर से इधर एक मीडियम है और इधर एक अलग मीडियम है, इसका अपवर्तनांक है μ4 और इसका अपवर्तनांक है μ5। ठीक है, और मान लीजिए कि प्रकाश किरण इधर से प्रवेश कर रही है μ5 उधर वाले मीडियम से। ठीक है, और ये अभिलंब है नॉर्मल, और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली गई, तो आपतन कोण ये हो जाएगा, क्योंकि आपतित किरण ये है और अभिलंब ये है। और ये कौन सा कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे अगर स्नेल का नियम लगाया जाए तो वही होगा, आपतन कोण की जगह साइन I बटा अपवर्तन कोण की जगह यानी साइन R, ये कांस्टेंट होगा। लेकिन ये कांस्टेंट जो होगा, ये कांस्टेंट क्या होगा? तो जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक यानी कि μ4, और जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है बटा उसका अपवर्तनांक, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही ये कांस्टेंट का वैल्यू होगा। यानी साइन I बटा साइन R इज इक्वल टू μ4/μ5। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रट्टा मार लेते हैं, या बच्चे खासकर रट्टा मार लेते हैं कि साइन I बटा साइन R जो होता है वो μ2 बटा μ1 या μ21 ऐसे बोल देते हैं। लेकिन नहीं, आप इस बात को समझिए कि जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है वो क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, स्नेल का नियम है। लेकिन ये कांस्टेंट जो होता है जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, देखिए यहाँ माध्यम 4 में आई है तो उसका अपवर्तनांक ऊपर, यहाँ पे माध्यम 2 में गई थी तो μ2, तो इसका जो अपवर्तनांक था यहाँ पे वो ऊपर है, और जिससे जा रही है उसका अपवर्तनांक नीचे, इनका रेशियो। ठीक है, यानी जिसमें प्रकाश किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक और जिससे प्रकाश किरण जा रही है उसके सापेक्ष। ठीक है, इसी को आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन I बटा साइन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ4/5, क्योंकि हमको पता है μ4 बटा μ5 को ऐसे लिख सकते हैं μ4/5, 5 के सापेक्ष 4 का अपवर्तनांक, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से आपको 3-4 एग्जाम्पल खुद से करने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर जो है वो μW है और नीचे जो है μG है। एक प्रकाश किरण कांच से जल में प्रवेश कर रही है
और यह क्या हो गया कि अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जा रही है। तो बताइए कि यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होगा, म्यू डब्ल्यू बटा म्यू जी होगा या म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सोचेंगे कि भाई आपतन कोण ये हो जाएगा। ठीक है, आपतित किरण और ये अभिलंब है कि नहीं, ये हमारा अभिलंब है। एक चीज हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, रुक जाइए। ये मीडियम है, ऊपर वाटर है, यहाँ पे ग्लास है। ठीक है, तो आपतन कोण ये नहीं होगा, आपतित किरण और अभिलंब ये, तो इसके बीच का कोण आपतन कोण आई ये, और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तो बीच का अपवर्तन कोण आर। तो आपतन कोण की जगह साइन आई, अपवर्तन कोण की जगह बटा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होगा। वह नियतांक दोनों माध्यम का जो अपवर्तनांक है उनके रेशियो के बराबर होगा। लेकिन ऊपर कौन, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक ऊपर म्यू डब्ल्यू और बटा म्यू जी, ये ऐसे हो जाएगा। अब यही प्रकाश किरण मान लीजिए कि वाटर से ग्लास में आ रही होती तो ये ऊपर हो जाता और ये वाला नीचे हो जाता। तो ये स्नेल का जो नियम है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है, संबंधित है, और ये रिलेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब जो थोड़ी देर पहले हम लोग एक चीज का जिक्र कर रहे थे उसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझना ये है कि जैसे मान लीजिए, बड़ी खूबसूरत सा ये इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग अभी बोल रहे थे कि म्यू टू 1 गुणे म्यू 1 2 इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, म्यू 1 2 गुणे म्यू टू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक मीडियम है जिसका अपवर्तनांक है म्यू 1 और इधर एक मीडियम है जिसका अपवर्तनांक है म्यू 2, और एक प्रकाश किरण म्यू 1 से म्यू 1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से म्यू 2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण, ये हमारा अभिलंब हो गया। ओके, अब कहा जाए कि स्नेल का नियम लगाइए, तो आप फटाक से लगा सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बटा म्यू 1 या म्यू 1 बटा म्यू 2। तो गौर कीजिए, प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जा रही है तो म्यू 2 ऊपर, किससे जा रही है, म्यू 1 अपवर्तनांक वाले से, तो म्यू 1 नीचे। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्रकाश किरण अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में जा रही है, इसके सामने एक समतल दर्पण रखिए, प्लेन मिरर। क्या रखिए, समतल दर्पण, एक प्लेन मिरर को रख दीजिए बिल्कुल परपेंडिकुलर, अभिलंबवत 90 डिग्री पे। तो आपने प्रकाश के परावर्तन में थोड़ी सी ये बात तो जरूर पढ़ी होगी कि जब प्रकाश किरण कोई समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वह वापस लौट जाता है। ठीक है, अब यह प्रकाश किरण जैसे ही समतल दर्पण से टकराएगी, हमने इसको कंडीशन है कि लंबवत रखा है, तो ये प्रकाश किरण वापस इसी पथ पर आएगी। तो जो ये अपवर्तन कोण है वही आपतन कोण हो जाएगा। इस आर को आई मत कर दीजिएगा, चेंज मत करिए, समझिए इस बात को, सिर्फ आपको लेना है। तो अगर लिखा जाए कि अब इधर से प्रकाश किरण जाएगी तो ये आपतित किरण हो जाएगी और ये अभिलंब हो जाएगा। तो जो अपवर्तन कोण था वही इसके दूसरे वाले केस में आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण जब म्यू 2 से म्यू 1 में जाएगी तो गौर कीजिए कौन सघन है और कौन विरल है। तो पहले प्रकाश किरण इधर से गई तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई, तो ये हो गया है सघन और ये है विरल। लेकिन जब उधर से प्रकाश किरण आएगी तो अब तो सघन से विरल में आ रही है, तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तो देखिए, सघन से प्रकाश किरण आ रही है, जाना चाहिए इसको बिल्कुल सीधे, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यह प्रकाश किरण ऐसे न जा करके ऐसे आएगी इस पथ पे, जिस पथ पे पहले गई थी। तो देखिए, अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ गई। तो जो अपवर्तन कोण आई था, सॉरी, जो आपतन कोण पहले आई था वो अब अपवर्तन कोण आई हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे जब इधर से प्रकाश किरण जा रही है और स्नेल के नियम को लगाया जाए तो साइन आई नहीं लिखेंगे। स्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण की जगह, तो आपतन कोण तो अब आर हो गया है, इसका वाला वैल्यू हो गया है, तो साइन आर। आप फिर ये मत समझिए, गलती मत करिए कि अपवर्तन कोण की जगह हमने लिख दिया, नहीं, ये दूसरा कंडीशन है, दूसरे केस के लिए जब प्रकाश किरण इधर से जा रही है तो आपतन कोण की जगह ही है साइन आर, या आपतन कोण की तरह बर्ताव कर रहा है, तथा अपवर्तन कोण की जगह ये हो जाएगा साइन आई और म्यू 2 बटा म्यू 1। म्यू 2 बटा म्यू 1 मतलब जिसमें प्रकाश किरण जा रही है
उसका अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा μ1, और जिससे प्रकाश किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक नीचे, तो μ2। ये समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करके देखिए क्या होता है। क्या होगा, तो यहाँ पे होगा sin i बटा sin r गुण, ये वाला गुना करिए sin r बटा sin i बराबर, ये जो μ2 बटा μ1 है इसको μ21 लिख सकते हैं, और ये जो μ1 बटा μ2 है इसको μ12 लिख सकते हैं। अब देखिए sin i से sin a कैंसिल हो गया, sin r से sin r कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो μ21 गुना μ12। तो इसको ऐसे भी समझने का तरीका है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दो माध्यम का जो एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है उसका जो गुणनफल होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल का नियम, और इन दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ओके।